एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बात हो जाए ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने आज जो उससे बात करते हुए गैर रियासती अनासर यानी नॉन स्टेट एक्टर्स और पठानकोट वाक़े के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई है उस हवाले से बात की है, जो इंडियन डॉसियर मिला उस हवाले से बात की है, ज़रा सुनिए। ये बात तो मुसलमान है ना कि उसको बग़ैर किसी लीड के या बग़ैर किसी वजह के या बग़ैर किसी रीज़न के तो नहीं है उनको तहवील में लिया गया। इस मौके के ऊपर जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह दंदनाते फिरें, और वो स्टेट की जो सिक्योरिटी है या स्टेट की जो सालमियत है उसको वक्तन फ़वक्तन जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जेपरडाइज़ करें या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपने दो अहम बातें ख्वाजा आसिफ साहब की सुनी, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये ज़रा भारत की तरफ से जो डॉसियर मिला उस हवाले से क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, ये ज़रा बात कीजिए। जो उन्होंने हमें एक डोजियर दिया है हम उसी पे काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई तो हम उनसे और भी कोई हेल्प मांगेंगे। इस इशू के ऊपर जो है वो मुकम्मल शेयर कर रहे हैं जो उनके पास इंफॉर्मेशन है या जो हमारे पास यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चीज़ें सामने आएंगी हम उनके साथ शेयर करेंगे। आपने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, आज वो अरशद वहीद चौधरी से बात कर रहे थे। इन साहब सबसे पहले तो उन्होंने खुद कहा कि जी मसूद अजहर को बगैर किसी वजह के तो नहीं पकड़ा गया होगा ना, किसी वजह के तो तहवील में नहीं रखा गया होगा इस मौके के ऊपर। तो उनकी बात में काफ़ी वजन है। वो कहते हैं किसी वजह से तहवील में लिया गया है, और अगर पाकिस्तान की सरकारी तौर पर अब डिफेंस मिनिस्टर ये बात एक किस्म की कंफर्म ही कर रहे हैं ना। या बट मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि पहले जनरल कादर, जो रिटायर्ड जनरल कादर है, वो भी आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हामिद मीर के प्रोग्राम पे कहा कि हाँ हमने डिटेन किया है। पूछा किस कानून के तहत किया, उन्होंने कहा बस गोल बात कर दी। ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं हाँ डिटेन किया है, कोई वजह तो होगी इस मौके पर। इस मौके पर अब बात यह है कि वो इंडियंस ये कह रहे हैं कि जी आपने हमें ऑफिशियली नहीं बताया कि आपने डिटेन किया कि नहीं डिटेन किया। अब मेरा ख्याल है इन्होंने अनऑफिशियली उनको बता दिया। अब अनऑफिशियली बता दिया है, और ऑफिशियली बताने में क्या दिक्कत है? मीडिया इंडिया का शोर डाल रहा है कि जी आप ऑफिशियली अनाउंस करें यू अरेस्टेड हिम। जैसे ही आप कहेंगे वी अरेस्टेड हिम, देन यू वांट टू नो अंडर व्हाट लॉ यू अरेस्टेड हिम। इज इट प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि इंडिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा। होस्ट प्रिवेंटिव से ये मतलब है कि आपको शक है ये आगे जाके कोई गड़बड़ ना करे। वो तो कह रहे हैं इन्होंने अभी गड़बड़ की है, अब उसके ऊपर इसको इनको पकड़े। वो ये उसके ऊपर पकड़ नहीं सकते, ये कहते हैं हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, किस तरीके से पकड़े वो जो, और आप फिर पकड़ लेंगे तो एक तरफ एक नया फ्रंट खुल जाएगा विदाउट एनी एविडेंस। इसलिए ख्वाजा साहब ने ये जिक्र किया कि भाई हम उनसे, उन्होंने हमें डोसियर दिया, इसलिए डोसियर की है यार, 2 सफ़े देते हैं डोसियर देता है, और डोसियर पुराना इतने डोसियर तो बने होते हैं ना जी, मसूद अजहर फलाना है टिंगड़ा है, वो फलानी जेल में था, पूरी हिस्ट्री निकाल के तो पूरी हिस्ट्री बना के दे दी। एक सफ़ा है कि जी ये लोग आए और इन्होंने आके फ़ोन कॉल की है, और फ़ोन कॉल की 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट है, शायद रिकॉर्डिंग भी साथ दे दी हो, और ये कहा जी ये नंबर्स करें ये, और फिर ये कहा कि जी वो प्रेस स्टेटमेंट्स लगे होंगे, डोसियर बन गए कि जी वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ये कह रही है, और उनकी वेबसाइट के ऊपर, जैश की वेबसाइट के ऊपर ये तस्लीम की गई, मगर बाद में ना, नॉट ओरिजिनली ना। उस वक्त जब इन्होंने तस्लीम किया तो उस वक्त तो था ना, बाद में इन्होंने उसको किसी ने इशारा देता है जल्दी लाओ 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 ऐसे ही होता है ना अपने असासों के साथ। तो अब बात यह है कि अब वो असासे भी नहीं रहे ना, जैसे कि जो आपके असासे वो होते हैं जो आपका हुक्म की तामील करें, ये तो आपकी बात भी नहीं सुनते, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते। अच्छा, तो ये भी एक एम्बिग्यूटी चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने कोई ठोस बात नहीं की जिससे कोई पता चले कि आगे अब क्या होने जा रहा है। अच्छा, इससे ये है कि हाँ इनको डिटेन किया हुआ है, मगर ये ऑफिशियली एडमिट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर ऑफिशियली एडमिट किया तो फिर ऑफिशियली कोई ना कोई कानून लगाना पड़ेगा। कानून जैसे ही लगाएंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन कल जब हम बात चले, ये बात आपने कहा कि अभी तक वो हमें क्लियर नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर को ऑफिशियली को बात डिक्लेयर नहीं की, मिनिस्टर्स कह रहे हैं। लेकिन कल एक हम बात कर रहे थे, वो थी गैर रियासती अनासर के हवाले से। हमने उनको कहा जी कि ऑर्गेनाइजेशन इनके हवाले से क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आज जब डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं रियासत ने फैसला कर लिया कि ये अब खुल्लम खुल्ला इस तरह नहीं फिर सकते, तो डज दैट सेटिस्फाई यू और मी? नहीं, इट डजंट सेटिस्फाई मी। रियासत ने अगर फैसला किया है तो नजर आना चाहिए ना फैसला। रियासत ने तो ये भी फैसला किया था नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 20 पॉइंट एजेंडा हो,
1.5 साल हो गया, उनमें से 4-5 पॉइंट पे हुआ काम, बाकी पे कोई सोच भी नहीं है कि आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये फैसला कर लेना और फिर कहना जी फैसला हो गया था मतलब सारे काम होने लगे, नहीं। अब 10-12 लोगों को हिरासत में ले लिया, किस कानून के तहत लिया आपने इनको? कोई कहता है जी ये तो आज से नहीं, कुछ पहले से ही इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया हुआ है ताकि ही डजंट गेट अप टू एनी ट्रबल एंड सो ऑन। तो बट दिस इज नॉट राइट। ये फैसले जो है ना, ये बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के फैसले हैं। दुनिया चाहती है बड़ी क्लियर कट पॉलिसी फ्रॉम पाकिस्तान, वो क्लियर कट पॉलिसी नहीं आ रही। अब वो क्यों नहीं आ रही यार, उसका बड़ी सिंपल सी वजह है क्यों नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि इतने फ्रंट्स जब आप खोल लेंगे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फौज की थिंकिंग बड़ी लीनियर होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं कि जी अब चारों चीजें खोल ली जाएं। वो कहते हैं अभी ऑलरेडी हमने ये एजेंडा, एक इंडिया का एजेंडा खुला हुआ है, एक ये सेक्टेरियनिज्म का एजेंडा खुला हुआ है, एक कराची में एजेंडा खुला हुआ है, एक फाटा में एजेंडा खुला हुआ है, बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान में एजेंडा खुला हुआ है। अब आप चाहते हैं कि हम लश्कर जितने भी यहाँ हैं जिनको हमने ही बनाया था, हमने ही ट्रेन किया था, उनको उनके अगेंस्ट हम शुरू कर दें। शुक्र करो कि हमने लिड डाल दी उसको, चुप करके बैठ जाओ। और वो 99% वो मान रहे हैं आपकी बात, बिकॉज उनके भी तो बड़े आइडियोलॉजिकल है ना। आप उनके लीडर्स को अगर ये ओपनली फ्लाउट करेंगे या किसी को पकड़ के ले जाएंगे तो वहां तो रिबेलियन भी हो सकती है उनके अंदर, बिकॉज आपने बड़े हार्डन लोग तैयार किए हुए थे ना। तो ये वक्त लगेगा इनको डिसबैंड करने में, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। तो ये स्पेस पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को। अच्छा, मगर ये स्पेस जो है उनको दुनिया की तरफ से कांस्टेंट प्रेशर है। अब दुनिया क्यों प्रेशर डालती है? वो कहती है अगर प्रेशर ना डाला तो ये बिल्कुल ही भूल जाएंगे। प्रेशर डू मोर करना जरूरी है, डू मोर करेंगे तो ये थोड़ा बहुत करते रहेंगे। तो ये दोनों तरफ से इस किस्म की कशमकश चलती है। ओके, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैं क्योंकि एक मामला चल रहा है, आज नेशनल असेंबली में उस पर बात हुई ख्वाजा आसिफ साहब ने, क्योंकि F-16 क्या पाकिस्तान को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस पर ख्वाजा साहब क्या कहते हैं? Administration of USA is committed to provide us 8 F-16s. वहाँ पे कुछ लॉबियस्ट जो है इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग जो हैं उन लॉबियस्ट उनको अप्रोच कर रहे हैं। उसमें इंडियन लॉबी भी है और उसमें हमारे पाकिस्तान के जो साबिक सफीर थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वहाँ, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं कि ये F-16 जो है ये पाकिस्तान को ना दिए जाए। उनके बावजूद वो कमेटियों में पेश भी हुए, उन्होंने लिखा भी है, कॉलम्स में भी लिखा है, किताब में भी लिखा है। तो ये वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुख्तलिफ औकात पे जो लिखते रहे हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। क्या ये बात दुरुस्त? चले हमें ये तो समझ में आती है सिंक्स इन कि जी चले कुछ लॉबिंग हो रही है, भारत की तरफ से हो रही है, चले वो तो समझ में आती है, लेकिन क्या एक फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर जो रहे हों, क्या वो इतनी अहमियत उनकी है कि वो लॉबी करके पाकिस्तान की हुकूमत को नील डाउन कर सकते हैं इस इशू के ऊपर कि नहीं जी इन्होंने नहीं देने? बात यह है जी कि ये एम्बेसडर पाकिस्तान का, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप उस वक्त की इन्होंने महाज खोला हुआ था, एंड दे ट्राई टू गेट हिम इन्वॉल्व्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और हर किस्म के इल्ज़ाम इस पर लग रहे थे। वो वापस घर आ नहीं सकता। अच्छा, अब उनका एक मौक़िफ़ है, बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है। यहाँ बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ है, सिर्फ उनका मौक़िफ़ नहीं है कि आर्म्स रेस फ्यूल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आर्म्स रेस फ्यूल जो है वो इनका एक मौक़िफ़ है हुसैन हक्कानी साहब का। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पैरिटी, इंडिया के साथ पैरिटी अचीव करना चाहता है, इसलिए ये खरीदा है। दरअसल पैरिटी ना पाकिस्तान कर सकता है, ना मुमकिन है, ना वो वसाइल है हमारे पास। यहाँ हुसैन हक्कानी सही नहीं कहते कि वो पैरिटी, अलबत्ता क्योंकि एसिमेट्रिक सिचुएशन है तो उसके अंदर हमारे पुराने हो गए हैं F-16। अब हमारी एयरफोर्स नीड्स स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जस्ट बिकॉज यूर अ न्यूक्लियर पावर यू कांट से कि जी न्यूक्लियर पावर है तो बाकी कन्वेंशनल वेपन्स बिल्कुल ही फारग हो जाए, बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो तो लोकलाइज्ड होती है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि वाई पाकिस्तान नीड्स टू अपग्रेड इट्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट। इन्होंने टर्की से भी लिए, इन्होंने और भी खरीदे हैं लोगों से F-16 जिनके स्पेयर पार्ट्स कैनिबलाइज करके अपने पुराने F-16 को चला रहे हैं वो। सो ये कहना कि ये पाकिस्तान इन क्वेस्ट फॉर पैरिटी विद इंडिया, दिस इज नॉट करेक्ट। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस, नॉट पैरिटी बट अ बैलेंस, पाकिस्तान नीड्स दिस। अच्छा, अब बात ये है कि ये हमारी तरफ से ये कहना कि ये तो हम टेररिज्म के खिलाफ
हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दिस हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, ये भी गलत है। एक्चुअली F-16 आप कौन सी किस टेररिस्ट आर्मीज के खिलाफ आप F-16 इस्तेमाल करेंगे? आपने अगर स्ट्राफिंग करनी है या बॉम्बिंग करनी है फाटा के अंदर माउंटेन साइड, तो यू डोंट नीड F-16 फॉर दैट। यू कैन जस्ट टेक योर चाइनीज जो जेट्स आपने खरीदे, यू कैन यूज दोज, आप अपने भी बना रहे हैं, यू कैन यूज दोज ऑल्सो। तो यू डोंट हैव टू गो फॉर मिराज एंड F-16। ये है मिराज एंड F-16 ऑफ अ हाई लेवल ऑफ वॉरफेयर, वे यू हैव एयर वॉरफेयर एंड ग्राउंड टू एयर वॉरफेयर। तो ये कहना कि जी ये F-16 जो हैं ये हम इन द वॉर अगेंस्ट टेरर है, दिस इज नॉनसेंस। दिस इज पार्ट ऑफ आवर पैरिटी, नॉट पैरिटी बट बैलेंस, बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ मिलिट्री कन्वेंशनल बैलेंस विद इंडिया, बट नो मोर एंड नो लेस। तो वो भी गलत बात कह रहे हैं, यहाँ भी उसको भी ये गलत कह रहे हैं। द फैक्ट इज F-16 is a part of your conventional army, air force, which is geared to defend you against India, or this is not geared to defend you against anybody else. ओके अच्छा, मेरे पास भी बात करनी है क्योंकि मसूद अजहर के हवाले से उनका भी एक रीसेंट स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने एक इंडियन टेलीविजन चैनल को दिया है। मैं चाहता हूँ उस पर बात कर लें, फिर हम बात करते हैं सरदार अजीज साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की है। साहब मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हमारे पास उसकी वीडियो तो मौजूद नहीं लेकिन वो रिपोर्ट हुआ है, मैं पढ़ रहा था उसे, तो उसमें आपको क्या लगता है? मुशर्रफ साहब ने तो कहा है कि बड़ा क्लियरली कि इसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर मसूद अजहर जो है वो उसका हाथ है, देयर इज नो रीजन कि वो बाहर ऐसे ही घूम रहा फिर रहा हो। मुशर्रफ साहब ने 3 बातें कही हैं। पहली तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप जो है 100% सिंसियर है, वांट्स टू परस्यू द पीस एजेंडा विद इंडिया। ये तो समझ आती है बिकॉज आजकल जैसा सेड क्लोजिंग ऑल फ्लैंक्स, कवरिंग फ्लैंक्स। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मसूद अजहर के बारे में कहा कि उनका ये ख्याल है ही इज़ बिहाइंड दिस अटैक, इसके इन्हीं के लोग थे। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि मोदी सरकार सिंसियर नहीं है होल्डिंग टॉक्स विद पाकिस्तान, और ये जो मोदी का और नवाज शरीफ साहब का जो मुलाकात हुई है ये दिस इज ऑप्टिक्स। तो बाकी 2 बातें तो ठीक है, आई थिंक के इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग गेम्स, हम भी कर रहे हैं, ये चलता है, और ये कोई इतनी लंबी चौड़ी पीस नहीं चलनी आगे। बट ये जो मसूद अजहर वाली बात है, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जनरल साहब ने बड़ी खुल के बात कही है ना, इतनी खुल के बात पाकिस्तान की हुकूमत नहीं कर रही, ना ही पाकिस्तान के अफवाज की तरफ से कोई ऐसी बात आ रही है। जनरल मुशर्रफ खुल के कह रहे हैं कि 2 बातें उन्होंने कही कि इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये क्यों खुला फिर रोम अराउंड कर रहा है, और तीसरा हाँ इसी के लोगों ने ये किया है, नो रीजन कि रोम अराउंड करे। बिल्कुल। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गालबन 2006 का ये वाकया है जिस मैं आपको बताने लगा हूँ। इस्लामाबाद में एक जनरल मुशर्रफ ने कुछ दावत की हुई थी, तो उसमें खादम भी था, इसी किस्म की एक राउंड टेबल थी, वहाँ जहाँ आप बैठे हुए वहाँ जनरल मुशर्रफ बैठे हुए थे, इधर मैं बैठा हुआ था, इधर चीफ ऑफ स्टाफ बैठे हुए थे, 1-2 और जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, और एक सेक्रेटरी डिफेंस एंड सो ऑन सो। तो मैंने जनरल मुशर्रफ यही बातें कर रहे थे टेररिज्म की जी कि मेरे ऊपर उनके ऊपर जो अटैक्स हुई थी। तो मैंने कहा जनरल साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कहने लगे क्या? मैंने कहा वो कोई हफ्ता पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि मसूद अजहर जो है वो डिफेंस की मस्जिद में खिताब करे। तो मैंने छोटा सा न्यूज़ आइटम पढ़ा ये, तो मैं बड़ा हैरान हुआ बिकॉज आपकी तरफ की आपकी तो ये कहना था कि इसको तो हम ढूंढ रहे हैं, ये तो अंडरग्राउंड गया हुआ है, और ये इनके लोगों ने आपके ऊपर हमला भी किया था। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने कहा ये शायद ये गलत अखबार की खबर है। तो मैंने वैसे ही किसी अपने एक बंदे को कहा कि जाओ ज़रा मस्जिद में देखो तो सही, कल मैंने भेज दिया अगले दिन, मैंने कहा टेप रिकॉर्डर भी ले जाना और पता करो जाके कि वहाँ ये मसूद अजहर एक्चुअली आता भी है या एम ही है। तो खैर मसूद अजहर साहब आए, धन के उन्होंने वहाँ तकरीर की और वो पैसे चंदे भी इकट्ठे किए और चले गए। तो मैंने कहा जनरल साहब बड़ी दिलचस्प बात है कि डिफेंस के अंदर मेन मॉस्क में वो आया है और वो अखबार में खबर भी लगी है और वो करके पैसे इकट्ठे करके भी चले गए हैं, और आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत उनको ढूंढ रही है। तो मैंने कहा जरा वो कोर कमांडर को तो पूछिए जरा, या MI को तो पूछिए। अब जनरल साहब वो सिगार पी रहे थे एकदम, आर यू श्योर? मैंने कहा यस। तो टर्न टू हिज चीफ ऑफ स्टाफ, तो कहने लगे कि ये कैसे, कैन यू एक्सप्लेन दिस, ये कैसे? उन्होंने अपना खैर नोट पैड निकाल लिया और कहने सर मैं अभी चेक करता हूँ, आर यू श्योर सेक्रेटरी साहब? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ वो। तो जनरल साहब मुशर्रफ साहब वाज वेरी अपसेट,
अच्छा ये कैसे हो सकता है, रियली आर यू श्योर, चेक करें ये क्या हुआ। तो ये हाल था उस कि वो आया, वो चले गए। और आज भी जनरल साहब कह रहे हैं कि पता नहीं ये रोम अराउंड फ्री क्यों कर रहा है। वो तो जब ये बैठे हुए थे, इनको असैसिनेट करने की कोशिश और वो फिर भी रोम अराउंड फ्री कर रहा था, और इनको ये कहा गया था कि वो गायब है। मैं ये भी आपको कह दूं कि ये जब सारी बात हुई तो जाहिर है फिर वहां से इस्लामाबाद से कोई टेलीफोन कॉल और आई होंगी, कोई कहीं ना कहीं तो गई होंगी ना। फिर मुझे एक सीनियर फौजी का फोन आया लाहौर से, वो सेठी साहब ये क्या कह दिया आपने प्रेसिडेंट साहब को। मैंने कहा मैंने जो कहा वो सही नहीं है। हाँ सर हमें भी पता नहीं था। अब बहुत सीनियर पर्सन इन लाहौर फौजी, मैंने कमाल कर रहे हैं, आपको पता नहीं था, अखबार में छप रहा है और आपको पता नहीं था, आपके बाजू में आगे वो कर गया, तकरीरें करके पैसे इकट्ठे करके चले गए और आप कहते हैं हमें पता नहीं था। तो आगे से कहते हैं अगर आपको ऐसी बात पता हो करे तो मुझे फोन करके, मेरा डायरेक्ट नंबर ले लें, मुझे फोन करके बता दिया करें। खुदा की कसम एवरी वर्ड ऑफ दिस इज ट्रू। अब क्या जनरल मुशर्रफ को उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो थी वर दे मिसलीडिंग हिम, वाज ही नॉट इन द नो? और अगर इफ ही वाज इन द नो तो फिर आज क्यों कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं आज कि ये क्यों फिर रहा है? मैं जेन्युइनली आई थिंक कि दे वर टेक द इंटेलिजेंस एजेंसीज वर नॉट गिविंग मुशर्रफ द फुल पिक्चर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। These things happen. This is incomprehensible. Yes, but this is what I'm trying to tell you. Okay, there are games within games. Wheels within wheels. Wheels within wheels. Sometimes head of state को नहीं पता होता कि जो नीचे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या एजेंडे हैं और क्या उनको पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है कि नहीं मिल रही। ओके, चलिए, बड़ा दिलचस्प वाकया तारीखी तौर पर अगर आपने सुनाया तो उसकी बड़ी अहमियत है। जनरल मुशर्रफ साहब आई एम श्योर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको भी याद आ गया होगा। पता नहीं याद आता कि नहीं आता, मगर मुझे तो याद है, बिकॉज आई वाज स्ट्रक बाय इट एंड आई फेल्ट कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बेचारे वो कह रहे हैं यार पता करो ये क्या है, नजम सही कह रहा है या गलत कह रहा है। रियली अच्छा, तो पता किया होगा और आगे से गोल बात मिल गई होगी। और आज भी वही बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं जी वो किस तरह धंधन आ रहा है, बाहर फिर रहा है, इसलिए तो मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा, बट यहाँ पर नहीं साहब, फिर ये अगर कम टू थिंक ऑफ इट कि जब इतनी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से, देखिए अब एक फॉर्मर आर्मी चीफ है, वो ये बात कह रहे हैं, इज बीन प्रेसिडेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, उनको तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि उनको पता ना हो कि मसूद अजहर की क्या एक्टिविटीज थी। पाकिस्तान के बहुत जिम्मेदार वफाकी वुज़रा ये कह रहे हैं कि जी वो हमारी कस्टडी में तो बगैर किसी उसके तो नहीं होगा। तो फिर क्या है, व्हाई इज देयर नॉट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम फिर इस पे क्या ये शक की गुंजाइश क्या रह जाती है? देयर इज अ डिलिबरेट एम्बिग्विटी, deliberately created ambiguity on non-state actors that have to do with Kashmir jihad. और वो उस वक्त तक रहेगी, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा जब तक इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकलती, उस वक्त तक इनको डिसबैंड नहीं किया जाएगा। बट टैप तो बंद हुआ हुआ है ना, टैप बंद किया हुआ। जब टैप बंद किया था 2004 में टैप बंद हुआ था। 2004 में एक ब्रीफिंग थी जहां जनरल कियानी वॉज DGMO उस वक्त, वो एक ब्रीफिंग में हम भी गए हुए थे और वहाँ जनरल मुशर्रफ भी थे और इन्होंने हमें ब्रीफिंग दी और इन्होंने कहा जी कि हम अब बंद करने लगे हैं ये टैप, ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। जनरल मुशर्रफ वाज अबाउट टू परस्यू हिज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ऑन कश्मीर, उसकी पहले इन्होंने टैप बंद किया था। तो ये टैप तो बंद है एंड सिंसेरिटी थी इसमें टू फाइंड अ सोल्यूशन। इंडिया की तरफ से अनफॉर्चुनेटली इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इंडिया कोई भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता, बिकॉज जो भी सोल्यूशन है, खा वो सर क्रीक हो, खा वो कश्मीर हो, खा वो पानी का मसला हो, खा वो सियाचिन हो, हर जगह पे स्टेटस को जब चेंज होता है तो वो पाकिस्तान के हक में चेंज होगा, इंडिया के हक में नहीं होगा। वो बात उन्हें तकलीफ, इसलिए वो स्टेटस को पार है वो नहीं करते। हमारी तरफ से तो हमेशा कोशिश हुई है, नवाज शरीफ साहब ने की, मुशर्रफ ने की कि जी इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए और कश्मीर नहीं बनेगा, पाकिस्तान ना बने, मगर सोल्यूशन तो कोई ढूंढे जिसमें कश्मीर की आवाम की आवाज जो है वो तो सुनाई दे, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो, ना हो पाकिस्तान की ख्वाहिशात, उनकी आवाज जो है उनके लिए तो कुछ हो। मगर मैं एक बात कहूँ, कश्मीर के अंदर आई वेंट टू कश्मीर इन 2005-6 और वहाँ आई टेल यू कि मुशर्रफ के लिए बड़े अच्छे सेंटिमेंट्स लोग रखते थे कि इन्होंने जिहाद बंद किए और हमें अब मौका दिया, मगर वो फिर इंडिया ने वो सारा गवा दिया और आप फिर से एक किस्म की वहाँ बैक टू स्क्वायर वन हो गया, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। वक्त खत्म हो गया साहब। पाकिस्तान नीड्स टू अपग्रेड इट्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट। इन्होंने टर्की से भी लिए, इन्होंने और भी खरीदे हैं लोगों से F-16 जिनके स्पेयर पार्ट्स कैनिबलाइज करके अपने पुराने F-16 को चला रहे हैं वो। सो ये कहना कि ये Pakistan in quest for parity with India, this is not correct. However, in terms of
मेंटेनिंग अ बैलेंस, नॉट पैरिटी बट अ बैलेंस, पाकिस्तान नीड्स दिस। अच्छा, अब बात यह है कि ये हमारी तरफ से ये कहना कि ये तो हम टेररिज्म के खिलाफ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दिस हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, ये भी गलत है। एक्चुअली F-16 आप कौन सी किस टेररिस्ट आर्मीज के खिलाफ आप F-16 इस्तेमाल करेंगे? आपने अगर स्ट्राफिंग करनी है या बॉम्बिंग करनी है फाटा के अंदर माउंटेन साइड, तो यू डोंट नीड F-16 फॉर दैट, यू कैन जस्ट टेक योर चाइनीज जो जेट्स आपने खरीदे, यू कैन यूज दोज, आप अपने भी बना रहे हैं, यू कैन यूज दोज ऑल्सो, तो यू डोंट हैव टू गो फॉर मिराज एंड F-16। ये है मिराज एंड F-16 ऑफ अ हाई लेवल ऑफ वॉरफेयर, where you have air warfare and ground to air warfare। तो ये कहना कि जी ये F-16 जो हैं ये हम in the war against terror, this is nonsense। This is part of our parity, not parity but balance of power है, balance of military conventional weapons, balance with India, but no more and no less। तो वो भी गलत बात कह रहे हैं, यहाँ भी उसको भी ये गलत कह रहे हैं। The fact is F-16 is a part of your conventional army, air force, which is geared to defend you against India, or this is not geared to defend you against anybody else। ओके अच्छा, मेरे पास भी बात करनी है क्योंकि मसूद अजहर के हवाले से उनका भी एक रीसेंट स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने एक इंडियन टेलीविजन चैनल को दिया है। मैं चाहता हूँ उस पर बात कर लें, फिर हम बात करते हैं सरदार अजीज साहब के हवाले से भी जिन्होंने बात की है। साहब, मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, हमारे पास उसकी वीडियो तो मौजूद नहीं लेकिन वो रिपोर्ट हुआ है, मैं पढ़ रहा था उसे, तो उसमें आपको क्या लगता है, मुशर्रफ साहब ने तो कहा है कि बड़ा क्लियरली कि इसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर मसूद अजहर जो है वो उसका हाथ है, देयर इज नो रीजन कि वो बाहर ऐसे ही घूम रहा फिर रहा हो। मुशर्रफ साहब ने 3 बातें कही हैं। पहली तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप जो है 100% सिंसियर है, वांट्स टू परस्यू द पीस एजेंडा विद इंडिया। ये तो समझ आती है बिकॉज आजकल जैसा सेड क्लोजिंग ऑल फ्लैंक्स, कवरिंग फ्लैंक्स। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मसूद अजहर के बारे में कहा कि उनका ये ख्याल है ही इज़ बिहाइंड दिस अटैक, इसके इन्हीं के लोग थे। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि मोदी सरकार सिंसियर नहीं है होल्डिंग टॉक्स विद पाकिस्तान, और ये जो मोदी का और नवाज शरीफ साहब का जो मुलाकात हुई है ये दिस वाज ऑप्टिक्स। तो बाकी 2 बातें तो ठीक है, आई थिंक कि इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग गेम्स, हम भी कर रहे हैं, ये चलता है, और ये कोई इतनी लंबी चौड़ी पीस नहीं चलनी आगे। बट ये जो मसूद अजहर वाली बात है, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जनरल साहब ने बड़ी खुल के बात कही है ना, इतनी खुल के बात पाकिस्तान की हुकूमत। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बात हो जाए ख्वाजा आसिफ साहब की, जिन्होंने आज जो उससे बात करते हुए गैर रियासती अनासर यानी नॉन स्टेट एक्टर्स और पठानकोट वाक़े के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई हुई है उस हवाले से बात की है, जो इंडियन डॉसियर मिला उस हवाले से बात की है, जरा सुनिए। ये बात तो मुसलमा है ना कि उसको बगैर किसी लीड के या बगैर किसी वजह के या बगैर किसी रीज़न के तो नहीं है उनको तहवील में लिया गया। इस मौके के ऊपर जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस तरह दंदनाते फिरें, और वो स्टेट की जो सिक्योरिटी है या स्टेट की जो सालमियत है उसको वक्तन फ़वक्तन जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है जेपरडाइज करें या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपने 2 अहम बातें ख्वाजा आसिफ साहब की सुनी, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये ज़रा भारत की तरफ से जो डॉसियर मिला उस हवाले से क्या कहते हैं ख्वाजा साहब, ये ज़रा बात कीजिए। जो उन्होंने हमें एक डोजियर दिया है हम उसी पे काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई तो हम उनसे और भी कोई हेल्प मांगेंगे। इस इशू के ऊपर जो है वो मुकम्मल शेयर कर रहे हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है या जो हमारे पास यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ चीज़ें सामने आएंगी हम उनके साथ शेयर करेंगे। आपने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, आज वो अरशद वहीद चौधरी से बात कर रहे थे। इन साहब, सबसे पहले तो उन्होंने खुद कहा कि जी मसूद अजहर को बगैर किसी वजह के तो नहीं पकड़ा गया होगा ना, किसी वजह के तो तहवील में नहीं रखा गया होगा इस मौके के ऊपर, तो उनकी बात में काफ़ी वजन है। वो कहते हैं किसी वजह से तहवील में लिया गया है, और अगर पाकिस्तान की सरकारी तौर पर अब डिफेंस मिनिस्टर ये बात एक किस्म की कंफर्म ही कर रहे हैं ना। या बट मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि पहले जनरल कादर, जो रिटायर्ड जनरल कादर है, वो भी आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हामिद मीर के प्रोग्राम पे कहा कि हाँ हमने डिटेन किया है। पूछा किस कानून के तहत किया, उन्होंने कहा बस गोल बात कर दी। ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं हाँ डिटेन किया है, कोई वजह तो होगी इस मौके पर। इस मौके पर अब बात यह है कि वो इंडियंस ये कह रहे हैं कि जी आपने हमें ऑफिशियली नहीं बताया
कि आपने डिटेन किया कि नहीं डिटेन किया। अब मेरा ख्याल है इन्होंने अनऑफिशियली उनको बता दिया। अब अनऑफिशियली बता दिया है और ऑफिशियली बताने में क्या दिक्कत है? मीडिया इंडिया का शोर डाल रहा है कि जी आप ऑफिशियली अनाउंस करें यू वर अरेस्टेड हिम। जैसे ही आप कहेंगे वी वर अरेस्टेड हिम, देन यू वांट टू नो अंडर व्हाट लॉ यू वर अरेस्टेड हिम। इज इट प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कि इंडिया को सेटिस्फाई नहीं करेगा। होस्ट प्रिवेंटिव से ये मतलब है कि आपको शक है ये आगे जाके कोई गड़बड़ ना करे। वो तो कह रहे हैं इन्होंने अभी गड़बड़ की है, अब उसके ऊपर इसको इनको पकड़े। वो ये उसके ऊपर पकड़ नहीं सकते, ये कहते हैं हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, किस तरीके से पकड़े वो जो, और आप फिर पकड़ लेंगे तो एक तरफ एक नया फ्रंट खुल जाएगा विदाउट एनी एविडेंस। इसलिए ख्वाजा साहब ने ये जिक्र किया कि भाई हम उनसे, उन्होंने हमें डोसियर दिया, इसलिए डोसियर की है यार, 2 सफ़े देते हैं डोसियर देता है, और डोसियर वो पुराना इतने डोसियर तो बने होते हैं ना जी, मसूद अजहर फलाना है, टिंगड़ा है, वो फलानी जेल में था, पूरी हिस्ट्री निकाल के तो आप बना के दे दी एक सफा। ये भी तो बड़े आइडियोलॉजिकल है ना। आप उनके लीडर्स को अगर ये ओपनली फ्लाउट करेंगे या किसी को पकड़ के ले जाएंगे तो वहां तो रिबेलियन भी हो सकती है उनके अंदर, बिकॉज आपने बड़े हार्डन लोग तैयार किए हुए थे ना। तो ये वक्त लगेगा इनको डिसबैंड करने में, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। तो ये स्पेस पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को। अच्छा, मगर ये स्पेस जो है उनको दुनिया की तरफ से कांस्टेंट प्रेशर है। अब दुनिया क्यों प्रेशर डालती है? वो कहती है अगर प्रेशर ना डाला तो ये बिल्कुल ही भूल जाएंगे। प्रेशर डू मोर करना जरूरी है, डू मोर करेंगे तो ये थोड़ा बहुत करते रहेंगे। तो ये दोनों तरफ से इस किस्म की कशमकश चलती है। ओके, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मैं क्योंकि एक मामला चल रहा है, आज नेशनल असेंबली से उस पर बात हुई ख्वाजा आसिफ साहब ने, क्योंकि F-16 क्या पाकिस्तान को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस पर ख्वाजा साहब क्या कहते हैं? सुनिएगा। Administration of USA is committed to provide us 8 F-16s. वहाँ पे कुछ लॉबियस्ट जो है इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग जो हैं उन लॉबियस्ट उनको अप्रोच कर रहे हैं। उसमें इंडियन लॉबी भी है और उसमें हमारे पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वहाँ, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं कि ये F-16 जो है ये पाकिस्तान को ना दिए जाए। उनके बावजूद वो कमेटियों में पेश भी हुए, उन्होंने लिखा भी है, कॉलम्स में भी लिखा है, किताब में भी लिखा है। तो ये वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ औकात पे जो लिखते रहे हैं, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। क्या ये बात दुरुस्त? चले हमें ये तो समझ में आती है सिंक्स इन के लिए, चले कोई लॉबिंग हो रही है भारत की तरफ से हो रही है, चले वो तो समझ में आती है, लेकिन क्या एक फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर जो रहे हों, क्या वो इतनी अहमियत उनकी है कि वो लॉबी करके पाकिस्तान की हुकूमत को नील डाउन कर सकते हैं इस इशू के ऊपर कि नहीं जी इन्होंने नहीं देने? बात यह है जी कि ये एम्बेसडर पाकिस्तान का, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अफवाज की लीडरशिप उस वक्त की इन्होंने महाज खोला हुआ था, एंड दे ट्राई टू गेट हिम इन्वॉल्व्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और हर किस्म के इल्ज़ाम इस पर लग रहे थे। वो वापस घर आ नहीं सकता। अच्छा, अब उनका एक मौक़िफ़ है, बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है, यहाँ बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ है, सिर्फ उनका मौक़िफ़ नहीं है कि आर्म्स रेस फ्यूल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आर्म्स रेस फ्यूल जो है वो इनका एक मौक़िफ़ है हुसैन हक्कानी साहब का, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पैरिटी, इंडिया के साथ पैरिटी अचीव करना चाहता है, इसलिए ये ख़रीदा है। दरअसल पैरिटी ना पाकिस्तान कर सकता है, ना मुमकिन है, ना वो वसाइल है हमारे पास। यहाँ हुसैन हक्कानी सही नहीं कहते कि वो पैरिटी, अलबत्ता क्योंकि एसिमेट्रिक सिचुएशन है तो उसके अंदर हमारे पुराने हो गए हैं F-16। अब हमारी एयरफोर्स नीड्स स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जस्ट बिकॉज यूर अ न्यूक्लियर पावर यू कांट से कि जी न्यूक्लियर पावर है तो बाकी कन्वेंशनल वेपन्स बिल्कुल ही फारग हो जाए, बिकॉज जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो तो लोकलाइज्ड होती है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि वाय हुकूमत नहीं कर रही, ना ही पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से कोई ऐसी बात आ रही है। जनरल मुशर्रफ खुल के कह रहे हैं कि 2 बातें उन्होंने कही कि इसने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये क्यों खुला फिर रोम अराउंड कर रहा है, और तीसरा हाँ इसी के लोगों ने ये किया। There is no reason कि रोम अराउंड करे। बिल्कुल। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, गालबन 2006 का ये वाकया है जिस मैं आपको बताने लगा हूँ। इस्लामाबाद में एक जनरल मुशर्रफ ने कुछ दावत की हुई थी, तो उसमें खादम भी था, इसी किस्म की एक राउंड टेबल थी, वहाँ जहाँ आप बैठे हुए वहाँ जनरल मुशर्रफ बैठे हुए थे, इधर मैं बैठा हुआ था, इधर चीफ ऑफ स्टाफ बैठे हुए थे, 1-2 और जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, और एक सेक्रेटरी डिफेंस एंड सो ऑन सो। तो मैंने जनरल मुशर्रफ यही बातें कर रहे थे टेररिज्म की कि मेरे ऊपर, उनके ऊपर जो अटैक्स हुई थी। तो मैंने कहा जनरल साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कहने लगे क्या? मैंने कहा वो
कोई हफ्ता पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि मसूद अजहर जो है वो डिफेंस की मस्जिद में खिताब करे। तो मैंने छोटा सा न्यूज़ आइटम पढ़ा ये, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बिकॉज आपकी तरफ की आपकी तो ये कहना था कि इसको तो हम ढूंढ रहे हैं, ये तो अंडरग्राउंड गया हुआ है और ये इनके लोगों ने आपके ऊपर हमला भी किया था। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मैंने कहा ये शायद ये गलत अखबार की खबर है। तो मैंने वैसे ही किसी अपने एक बंदे को कहा कि जाओ ज़रा मस्जिद में देखो तो सही। कल मैंने भेज दिया अगले दिन, मैंने कहा टेप रिकॉर्डर भी ले जाना और पता करो जाके कि वहाँ ये मसूद अजहर एक्चुअली आता भी है या एम ही है। तो खैर मसूद अजहर साहब आए, धन धना के उन्होंने वहाँ तकरीर की और वो पैसे चंदे भी इकट्ठे किए और चले गए। तो मैंने कहा जनरल साहब बड़ी दिलचस्प बात है कि डिफेंस के अंदर मेन मॉस्क में वो आया है और वो अखबार में खबर भी लगी है और वो करके पैसे इकट्ठे करके भी वो चले गए हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत उनको ढूंढ रही है। तो मैंने कहा जरा वो कोर कमांडर को तो पूछिए जरा या एमआई को तो पूछिए। अब जनरल साहब वो सिगार पी रहे थे एकदम, आर यू श्योर? मैंने कहा यस। ही टर्न टू हिज चीफ ऑफ स्टाफ, तो कहने लगे कि ये कैसे, कैन यू एक्सप्लेन दिस, ये कैसे? उन्होंने अपना खैर नोट पैड निकाल लिया और कहते सर मैं अभी चेक करता हूँ, आर यू श्योर सेक्रेटरी साहब? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ वो। तो जनरल साहब मुशर्रफ साहब वाज वेरी अपसेट। अच्छा ये कैसे हो सकता है, रियली आर यू श्योर, चेक करें ये क्या हुआ? तो ये हाल था उस कि वो आया, वो चले गए और आज भी जनरल साहब कह रहे हैं कि पता नहीं ये रोम अराउंड फ्री क्यों कर रहा है। वो तो जब ये बैठे हुए थे इनको असैसिनेट करने की कोशिश और वो फिर भी रोम अराउंड फ्री कर रहा था और इनको ये कहा गया था कि वो गायब है। मैं ये भी आपको कह दूं कि ये जब सारी बात हुई तो जाहिर है फिर वहां से इस्लामाबाद से कोई टेलीफोन कॉल और आई होंगी, कोई कहीं ना कहीं तो गई होंगी ना। फिर मुझे एक सीनियर फौजी का फोन आया लाहौर से, ओ सेठी साहब ये क्या कह दिया आपने प्रेसिडेंट साहब को? मैंने कहा मैंने जो कहा वो सही नहीं है। हाँ सर हमें भी पता नहीं था। अब बहुत सीनियर पर्सन इन लाहौर फौजी, मैं कमाल कर रहे हैं, आपको पता नहीं था, अखबार में छप रहा है और आपको पता नहीं था। आपके बाद जी ये लोग आए और इन्होंने आके फ़ोन कॉल की है और फ़ोन कॉल की 2 मिनट की कॉन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट है, शायद रिकॉर्डिंग भी साथ दे दी हो और ये कहा जी ये नंबर्स के नहीं हो और फिर ये कहा कि जी वो प्रेस स्टेटमेंट्स लगे होंगे, डोसियर बन गए कि जी वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ये कह रही है और उनकी वेबसाइट के ऊपर, जैश की वेबसाइट के ऊपर ये तस्लीम की गई। मगर बाद में ना, नॉट ओरिजिनली ना, उस वक्त जब इन्होंने तस्लीम किया तो उस वक्त तो था ना, बाद में इन्होंने उसको किसी ने इशारा देता है जल्दी लाओ 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 लाओ। ऐसे ही होता है ना अपने असासों के साथ। तो अब बात यह है कि अब वो असासे भी नहीं रहे ना, जैसे कि जो आपके असासे वो होते हैं जो आपका हुक्म की तामील करें। ये तो आपकी बात भी नहीं सुनते, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते। अच्छा, तो ये भी एक एम्बिग्यूटी चल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने कोई ठोस बात नहीं की जिससे कोई पता चले कि आगे अब क्या होने जा रहा है। अच्छा, इससे ये है कि हाँ इनको डिटेन किया हुआ है, मगर ये ऑफिशियली एडमिट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर ऑफिशियली एडमिट किया तो फिर ऑफिशियली कोई ना कोई कानून लगाना पड़ेगा। कानून जैसे ही लगाएंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन कल जब हम बात चले, ये बात आपने कहा कि अभी तक वो हमें क्लियर नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर को ऑफिशियली को बात डिक्लेयर नहीं की, मिनिस्टर्स कह रहे हैं। लेकिन कल एक हम बात कर रहे थे, वो थी गैर रियासती अनासर के हवाले से। हमने उनको कहा जी कि ऑर्गेनाइजेशन इनके हवाले से क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आज जब डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं रियासत ने फैसला कर लिया कि ये अब खुल्लम खुल्ला इस तरह नहीं फेर सकते, तो डज दैट सेटिस्फाई यू और मी? नहीं, इट डजंट सेटिस्फाई मी। रियासत ने अगर फैसला किया है तो नजर आना चाहिए ना फैसला। रियासत ने तो ये भी फैसला किया था नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 20 पॉइंट एजेंडा होगा। 1.5 साल हो गया, उनमें से 4-5 पॉइंट पे हुआ काम, बाकी पे कोई सोच भी नहीं है कि आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए ये फैसला कर लेना और फिर कहना जी फैसला हो गया ना मतलब उन सारे काम होने लगे, नहीं। अब 10-12 लोगों को हिरासत में ले लिया, किस कानून के तहत लिया आपने इनको? कोई कहता है जी ये तो आज से नहीं, कुछ पहले से ही इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया हुआ है ताकि ही डजंट गेट अप टू एनी ट्रबल एंड सो ऑन। तो बट दिस इज नॉट राइट। ये फैसले जो है ना, ये बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के फैसले हैं। दुनिया चाहती है बड़ी क्लियर कट पॉलिसी फ्रॉम पाकिस्तान, वो क्लियर कट पॉलिसी नहीं आ रही। अब वो क्यों नहीं आ रही यार, उसका बड़ी सिंपल सी वजह है क्यों नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही कि इतने फ्रंट्स जब आप खोल लेंगे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो फौज की थिंकिंग बड़ी लीनियर होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। तो जी अब चारों चीजें खोल ली जाएं। वो कहते हैं अभी ऑलरेडी हमने ये एजेंडा, एक इंडिया का एजेंडा खुला हुआ है, एक ये सेक्टेरियनिज्म का एजेंडा खुला हुआ है, एक कराची में
एजेंडा खुला हुआ है, एक फाटा में एजेंडा खुला हुआ है, बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान में एजेंडा खुला हुआ है। अब आप चाहते हैं कि हम लश्कर जितने भी यहाँ हैं जिनको हमने ही बनाया था, हमने ही ट्रेन किया था, उनको उनके अगेंस्ट हम शुरू कर दें। शुक्र करो कि हमने लिड डाल दी उसको, देखो चुप करके बैठ जाओ। और वो 99% वो मान रहे हैं आपकी बात, बिकॉज उनके